Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is respiration in animals, and the things we will learn are respiration, breathing, human respiration system, the mechanism of breathing, respiration in animals and respiration in plants. Now all living beings need energy for carrying out various physical activities and life processes. In fact, energy is required even during sleeping. This required energy is obtained from the food we eat. But extraction of energy from the food is not a simple process. It involves a series of processes to release energy from the food we eat. The eaten food first gets digested. The digested food is reached in each and every cell. In cells, energy is released from the digested food by the process of respiration. So let us discuss about respiration. तो जितने भी living beings हैं, सबको अपने अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. अब एनर्जी हमें सोते टाइम भी चाहिए होती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस खाने से जिसे हम खाते हैं. लेकिन खाने से सीधे सीधे एनर्जी नहीं मिल जाती. एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो, इसके लिए हमारी बॉडी बहुत सारे प्रोसेसेस करती है. सबसे पहले जो हमने खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट होता है. जो डाइजेस्टेड खाना है वो सभी सेल्स तक पहुंचता है. सेल्स में जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. सो लेट अस लुक एट रेस्पिरेशन. Respiration is a process in which energy stored in digested food is released. All the living things respire to get energy from the food they eat. तो respiration वो process है जिससे कि digested खाने के अंदर की energy release होती है. Now the food all living things eat converts into simpler forms by the process of digestion. In digestion, all kind of food is converted into glucose. This glucose is sent to each and every cell of the body. In cells, this glucose is combined with oxygen and releases energy stored in it. तो जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सभी सेल्स में पहुंचता है. सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और फिर जो इसमें एनर्जी होती है वो रिलीज होती है. Therefore, the process of breaking down of glucose in the presence of oxygen for releasing energy is called respiration. तो respiration वो process है जिससे कि ग्लूकोज के अंदर की एनर्जी रिलीज होती है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है. So respiration involves two processes, breathing or external respiration and cellular respiration or internal respiration. So let us begin with breathing or external respiration. जिस प्रोसेस से हम फ्रेश ऑक्सीजन रिच हवा को अपने अंदर सांस भरते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच हवा को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. देन वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. ये हमारे सेल के अंदर होती है. हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. किससे? जो हमने ऑक्सीजन अंदर इनहेल करी होती है. अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी फॉर्म होते हैं. सो द केमिकल इक्वेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज और C6H12O6 plus oxygen 6O2 gives carbon dioxide 6CO2 plus water 6H2O plus energy. Now let us look at the types of respirations. So cellular respiration is of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होते हैं तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. सो
Glucose in the absence of oxygen gets converted into ethyl alcohol plus carbon dioxide plus energy. Organisms that undergo anaerobic respiration can live in the absence of air and are known as anaerobes. वो ऑर्गेनिजम्स जो हवा की एब्सेंस में जी सकते हैं उन्हें एनारोब्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, कुछ टाइप के बैक्टीरिया या पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म्स जो हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस व्हेन अ मसल अंडरगोज एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. हम ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करी जाए जिसकी वजह से कोई मसल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, लेकिन ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए हो या थोड़े टाइम के लिए हो और उस टाइम पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. सो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी आर रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. सो ग्लूकोज इन द मसल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव lactic acid and energy. Now accumulation of lactic acid in muscles results in cramps in muscles. अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाए तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और इससे रिलीफ पाने के लिए हम या तो हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर उस जगह की मसाज करते हैं. अब हॉट वाटर बाथ और मसाज जो है उससे क्या होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो उस मसल्स को प्रॉपरली मिल जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने से वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है या उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. नाउ लेट अस लुक एट ब्रीदिंग. हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो ब्रीदिंग के प्रोसेस से मिलती है. ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग के दो स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले है इनहेल करना यानी कि सांस को अंदर लेना, और दूसरा स्टेप है एक्सहेल करना यानी कि सांस को बाहर छोड़ना. तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो अपने लंग्स तक लेकर के जाते हैं और लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है उसको हम ब्रीद आउट करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं. कोई भी इंसान 1 मिनट में कितनी बार इनहेल करता है और कितनी बार एक्सहेल करता है वो उस इंसान का ब्रीदिंग रेट होता है. Now the breathing rate depends on the factors like age and physical activities. Children usually have a breathing rate of 16 to 25 breaths per minute, whereas adults have a breathing rate of 14 to 18 breaths per minute. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करे जाए जैसे कि बहुत तेज़ चलना या दौड़ना तो उससे भी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा ज़ोर से और जल्दी जल्दी सांस लेने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स को मिले, क्योंकि वो उसकी तब डिमांड होती है. क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए वो किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. Now let us look at the human respiration system. Human respiratory system is divided into two parts: respiratory tract and respiratory organs. So we will look at the respiratory tract, which has the following parts. First is नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल पैसेज. जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनसे हवा हमारे अंदर आती है. ये 2 होते हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं. ये बाल जो हैं डस्ट और जर्म्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचने से रोकते हैं. हमारे जो नाक में से जो हवा जाती है वो थोड़ी सी वार्म और मॉइस्ट हो जाती है हमारे नेजल पैसेज के अंदर. देन वी हैव दी फैरिंग्स. नेज़ल पैसेज से होते हुए हवा हमारे फैरिंग्स में एंटर करती है. ये नेज़ल कैविटी और माउथ जहाँ पे मिलता है ना थ्रोट के ऊपर वाले पार्ट में, ये वो वाला हिस्सा है. फैरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है हवा और खाने दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे फैरिंग्स से 2 ट्यूब्स नीचे की तरफ जाती हैं, एक खाने के लिए जिसे ईसोफेगस कहते हैं और दूसरी हवा के लिए जिसे ट्रैकिया या फिर विंड पाइप कहते हैं. देन वी हैव ट्रैकिया. Now it passes through the neck and extends into the chest cavity. हमारे गले से होती हुई चेस्ट कैविटी तक ट्रैकिया पहुंचती है. ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसमें लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स होता है. नोज की तरह ट्रैकिया जो है इसके अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो थोड़ा सा म्यूकस रिलीज करते हैं. ये म्यूकस जो अंदर हवा जा रही है उसको थोड़ा सा और मॉइस्ट बना देती है.
देन वी हैव ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ट्रैकिया है ये दो ट्यूब्स में स्प्लिट करती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है। हर ब्रोंकस जो है वो एक, या जो दो लंग्स होते हैं ना, तो हर एक ब्रोंकस एक लंग में पहुंचता है। लंग्स के अंदर हर ब्रोंकस जो है बहुत छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। हर ब्रोंक्यूल के एंड में एक छोटा सा एयर सैक होता है जिसे एल्वियोलाई कहा जाता है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हर लंग में 300 से 400 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई की बहुत ही पतली वॉल होती है और इनकी जो वॉल है उसमें बहुत ज़्यादा रिच ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो हवा इस ब्रोंक्यूल या एल्वियोलाई में आती है उसकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है जब हम ब्रीद इन करते हैं, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो इन एल्वियोलाई में आता है ब्लड के थ्रू और फिर यहाँ से बाहर की तरफ को जाता है। नाउ लेट अस लुक एट दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स। नाउ ये दो होते हैं हमारी बॉडी में, ये स्पंजी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट के दोनों साइड पे हमारा एक एक लंग होता है। जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं और ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग जिसके कि 3 लोब्स होते हैं। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोनी केज कॉल्ड रिब केज। जस्ट बीनीथ द लंग्स इज अ डोम शेप्ड मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। नाउ लेट अस लुक एट दी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और रिब केज एक्सपैंड कर जाती है। इससे चेस्ट कैविटी की जगह बढ़ जाती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। ऐसा करने से जो बाहर हवा है वो हमारे लंग्स तक अंदर फिल हो जाती है और हमारा जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं। अब एक्सेल करने के टाइम में जो हमारी रिब केज है वो थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो स्पेस कम हो जाती है चेस्ट कैविटी में। इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसके रिजल्ट से हवा जो है वो लंग्स के बाहर की तरफ फेंकी जाती है। लेट अस डू इट। To demonstrate that exhaled air has more carbon dioxide, take 2 disposable glasses with cover and hole on the top, straws, lime water. Fill lime water in both the glasses. Put straw in both glasses. Blow out some air in one glass with straw. Compare the color of lime water in both the glasses. The lime water of the glass you blow out in turns milky because of the formation of calcium carbonate. The lime water, when combines with carbon dioxide of exhaled air, produces calcium carbonate, which makes the lime water turn milky. So this shows that the exhaled air has more carbon dioxide. Now, it is a fact, you are always advised to breathe through your nose, not through your mouth, because mouth does not have air filters as the nose has. Therefore, it cannot trap germs and dust particles present in air. Now, let us look at respiration in animals. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जैसे कि ब्रीदिंग जो है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डियर्स, cats, other mammals, etc. breathe like human beings using lungs. But there are many organisms and insects that do not have lungs. So how do they breathe? Let's find out. So breathing through air holes. कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, बीज टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में स्पेशल एयर होल्स होते हैं जिनको कि स्पिरिकल्स कहा जाता है. दिस स्पिरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स. अब ये जो ट्यूब्स हैं ये हवा को स्पिरिकल से बॉडी के अंदर के टिश्यूज तक पहुंचाती हैं. ऑक्सीजन बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू होती हुई स्पिरिकल्स से बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाती है. नाउ ब्रीदिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन. अब अर्थवर्म जैसे जो एनिमल्स हैं इनकी स्किन बड़ी मॉइस्ट होती है और ये इनकी स्किन ही ब्रीदिंग ऑर्गन है. इनकी स्किन जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की. तो इन ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनकी स्किन की सरफेस पे डायरेक्टली. Amphibians like frogs and salamander have lungs which they use for breathing while on land. In water, they also breathe through their moist skin. Then breathing through gills.
जितने भी पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे कि फिश, इनके बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें गिल्स कहते हैं। गिल्स जो हैं वो स्लिट्स की तरह होती हैं और इनमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है। ये जो फिलामेंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब पानी इन गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है तो इनमें मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ पानी में रहने वाले ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स जिनको कि पानी की सरफेस पर रेगुलर इंटरवल में आना पड़ता है ताकि वो ब्रीथ कर सकें। नाउ लेट अस लुक एट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है जिनसे रेस्पिरेशन हो, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उनकी पत्तियों के नीचे की सरफेस पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। Plants do not need much oxygen as animals do, therefore the rate of respiration in plants is far lower than in animals. Then plants roots also respire. इनकी जो roots हैं उनके ऊपर बड़ी एक थिन लेयर की सेल्स होती है जिसकी की जो आउटर सरफेस है उसको एपिब्लेमा कहा जाता है। जो हवा में सॉइल ट्रैप्ड होती है वो रूट्स की एपिब्लेमा के थ्रू डिफ्यूज होती है रूट्स के अंदर। प्लांट्स के स्टेम्स जो कि इनका वुडी पार्ट है उनके सरफेस पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। तो दिन के टाइम में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, लेकिन रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है। Therefore plants take in oxygen and release carbon dioxide at night. So let's take a quick recap. Respiration is an essential life process which takes place in all living organisms. In everybody, cell glucose combines with the oxygen to release energy, water and carbon dioxide. This process is called respiration. Respiration is the process which combines two processes, breathing and cellular respiration. Inhaling oxygen-rich air and exhaling carbon dioxide-rich air is called breathing. In human beings, breathing takes place through respiratory system which have two parts, respiratory tract and respiratory organs. In respiratory tract, air enters through nostrils and reaches lungs through trachea and bronchi. Lungs are the respiratory organs. Animals like insects breathe through spiracles. Animals like earthworms breathe through moist skin. Aquatic animals like fish and crab breathe through gills. Then plants respire through tiny holes present on their leaves called stomata. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.